आरके विज्ञान पीजी कॉलेज कालवाड़ में ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। छात्रों, आज हम भारत के जो पड़ोसी राष्ट्र हैं उनके भारत को लंबे जो पड़ोसी राष्ट्र हैं उनके साथ संबंधों के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। इससे पहले जो क्लास थी उसमें हम भारत और पाक के मध्य जो संबंध है उनके बारे में और संबंधों के साथ साथ क्या उनके समस्या हैं और समस्या के कारणों के बारे में और किस प्रकार से उन समस्याओं का समाधान करें उसकी सफलता के लिए हमने महत्वपूर्ण कारण बताए हैं। इसी प्रकार आज हम भारत के पड़ोसी राष्ट्रों के संबंधों के बारे में हम ये कह सकते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो दृष्टिकोण था सार्वभौम था, सबको साथ लेकर चलने वाला, लेकिन उन्होंने अपने पड़ोसियों के साथ मधुर संबंध स्थापित किए। निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और उनका जो दृष्टिकोण था, उनकी जो सोच थी सार्वभौम सभी जगह मौजूद रहने वाली, ये हम ये कह सकते हैं विस्तारवादी नीति से संबंधित था। लेकिन उस नीति को न अपनाकर उन्होंने पड़ोसी राष्ट्र पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध स्थापित किए। इसी प्रकार लाल बहादुर शास्त्री व इंदिरा गांधी जी ने अपने पड़ोसी को महत्वपूर्ण स्थान देने के साथ साथ कुछ स्थान भी उनको प्रदान किए। तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं जब भारत के विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्होंने तनाव दक्षिण एशिया की प्रगति में अपना अमूल्य योगदान दिया। तो दक्षिण एशिया में जो तनाव था उस तनाव को किस प्रकार से कम किया जाए, उन्होंने अटल जी ने जब भारत देश के वो विदेश मंत्री के पद पर सुशोभित थे तो उस समय दक्षिण एशिया में तनाव की नीति को कम किया। निश्चित तौर पर भारत के जो प्रधानमंत्री मोरारजी भाई देसाई थे, उन्होंने पड़ोसी राष्ट्रों के साथ निरपेक्षता की नीति को अपनाया और निरपेक्षता का अभिप्राय यही है कि भारत किसी ग्रुप में शामिल नहीं होगा, ना तो भारत किसी के आंतरिक मामलों में दखलअंदाजी देगा या खुद के आंतरिक मामले में दखलअंदाजी स्वीकार करेगा। अर्थात समग्रता की नीति अर्थात किसी ग्रुप में शामिल ना होने की नीति। इसी प्रकार जो युवा प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी थे, उस समय नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश के साथ महत्वपूर्ण संबंध स्थापित किए और उन्होंने निश्चित तौर पर मालदीव के जो राष्ट्रपति गयूम के विद्रोह का सफलतापूर्वक दमन किया और दमन करने के साथ साथ उन्होंने मालदीव में शांति सेनाएं भेजी। इसी प्रकार श्रीलंका में भी उन्होंने राजीव गांधी जी ने शांति सेना भेजकर वहां पर जो तमिल समस्याएं थी, तमिल विद्रोह की समस्याएं थी, उनका विद्रोह किया। निश्चित तौर पर भारत की जो अपने पड़ोसियों के साथ जो नीति रही है वो सुरक्षात्मक और संरक्षणात्मक की नीति रही है। भारत हमेशा अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे और मधुर संबंध रखने के लिए लालायित रहता है। तो निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं भारत की नीति हमेशा अपने पड़ोसियों को साथ लेकर चलने की नीति है। आज हम भारत और चीन के मध्य संबंध और उनके तनाव से संबंधित समस्याओं से अवगत कराएंगे और जो निम्न प्रकार से हैं। तो निश्चित तौर पर भारत और चीन के संबंध मित्रतापूर्ण जो तथ्य हैं, मित्रता के रूप में उनके जो तथ्य हैं वो निम्न प्रकार से हैं। तो हम ये कह सकते हैं भारत स्वतंत्रता संग्राम, जब भारत देश में जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ, आजादी की जो अलग जगह रखी थी, तभी से नेहरू और चीन के मध्य मित्रता पर बल देते आ रहे थे। जो नेहरू जी थे उन्होंने चीन के साथ अच्छे संबंध और मित्रतापूर्ण व्यवहार करने पर जरूरत से ज्यादा विश्वास करते जा रहे थे। उसी तरह उन्होंने 1942 में चांग माई शेक ने भारत की यात्रा की। उस समय चीन के वो प्रधानमंत्री थे, तब चीन के प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने भारत की यात्रा का न्योता दिया नेहरू जी ने और भारत की यात्रा करने के लिए आता है। और 1949 में भारत एक प्रथम गैर साम्यवादी देश से कोई राजनीतिक संबंध स्थापित करने वाला प्रथम राष्ट्र बन गया था। वो
कहने का अभिप्राय यही है कि भारत की गैर राजनीतिक संबंध स्थापित करने, जो गैर साम्यवादी दल है, जो गैर साम्यवादी जहाँ पर विचारधारा है, उससे संबंध स्थापित करने वाला प्रथम भारतीय भारत, उसके राजनीतिक संबंध स्थापित करने वाला प्रथम भारत देश बना था। तो निश्चित तौर पर 1950 में जब जापान में सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन हो रहा था, सैन फ्रांसिस्को जापान संधि, उसमें साम्यवादी देश की जो विचारधारा थी उसमें चीन को न्योता नहीं दिया गया, चीन को नहीं बुलाया गया। और जब भारत और चीन के प्रगाढ़ मित्रता थी और अपनी मित्रता को निभाते हुए, मित्रता का साथ देते हुए भारत जापान संधि में भाग नहीं लिया था। जापान संधि जब तो भारत उसमें नहीं गया। तो कहने का अभिप्राय ये है, उसका सीधा सा असर ये पड़ता है कि नेहरू के समय भारत और चीन के साथ अच्छे संबंध थे। और निश्चित तौर पर 1954 में जब सैन फ्रांसिस्को में जापान की संधि में जब भारत ने भाग नहीं लिया, तो जापान के मध्य व्यापारिक समझौते में और व्यापारिक समझौते में यह कहा गया कि जो तिब्बत से अधिक अपने देशी अधिकार है, तिब्बत से अपने देश से अधिक जो अधिकार है वो चीन को सौंप दिया। कहने का अभिप्राय है चीन को स्वतंत्र रूप से तिब्बत में आने का न्योता दे दिया और कुछ विशेष अधिकार चीन को सौंप दिए। ये भारत की सबसे बड़ी भूल रही। फिर उसके बाद में इसी 1954 में व्यापारिक समझौता हुआ, उसमें पंचशील के सिद्धांत की रचना की गई। पंचशील के सिद्धांत यही है, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना, अक्षुण्ण बनाए रखना, अनाक्रमण नहीं करना, शांतिपूर्ण से अस्तित्व की भावना रखना, आपसी सामंजस्य बनाए रखना और किसी एक देश दूसरे देश का मान सम्मान करता रहेगा। तो निश्चित तौर पर जो पंचशील के सिद्धांत है और नेहरू है तो निश्चित तौर पर 1955 में बाड़मेर सम्मेलन हुआ। छात्रों आ जाता बाड़मेर सम्मेलन कब हुआ? 1955 में। उनका नेतृत्व किसने किया? नेहरू और जवाहरलाल ने। तो जब बाड़मेर सम्मेलन हुआ उसमें ये तय किया गया कि पूर्ण सहयोग के साथ कार्य करेंगे भारत और चीन। निश्चित तौर पर भारत और चीन के साथ प्रारंभ में संबंध रहे, लेकिन धीरे धीरे उनके जो संबंध है उनमें कटुता दी गई। तो निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि भारत और चीन के मध्य कटुता आने के निम्न कारण है। सबसे बड़ी समस्या है तिब्बत की समस्या। वो देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सबसे पहली समस्या है मधु संबंधों के बीच दरार की स्थिति में तिब्बत समस्या को देखें। तिब्बत समस्या क्या है? जब 1954 में जब चीन को अधिकार दे दिया गया कि अतिरिक्त अधिकार सौंप दिए गए, तो निश्चित तौर पर उनके मध्य टकराव की स्थिति हो गई। तिब्बत समस्या वो देखें क्या है। तो तिब्बत समस्या यही थी कि 1950 में चीन द्वारा तिब्बत पर कब्जा कर लिया गया। चीन द्वारा 1950 में तिब्बत क्षेत्र पर कब्जा कर लिया गया। जब कब्जा कर लिया गया उस समय दलाई लामा के नेतृत्व में भारी संख्या में तिब्बती जो लोग थे भारत को पलायन करने लगे। और जैसे पलायन करने लगे तो भारत में शरणार्थियों की संख्या बढ़ती गई। और जब भारत में शरणार्थियों की संख्या बढ़ती गई तो 1956 में जब भारी संख्या में दलाई लामा के नेतृत्व में भारी संख्या में भारत को पलायन किया। 1956 में तिब्बत में जो खंबा जो क्षेत्र है बड़े पैमाने पर चीन के विद्रोह की स्थिति वहां पर प्रारंभ हो चुकी थी। और जब चीन को इसका पता चला तो चीन ने जबरदस्त तरीके से कठोरतापूर्वक उसको कुचल दिया। जब कुचल दिया तो भारत में राजनीतिक तिब्बतियों की आ गई। जब तिब्बतियों की आ गई उस समय 2000 में तिब्बत के धर्म का नापा
राजनीतिक क्षण लिया। जब राजनीतिक क्षण लिया उस समय चीन भारत से नाराज हो गया और उन्होंने रोष प्रकट किया कि आप हमारे जो धर्म तिब्बत की धर्म गुरु है करमापा उसको आप राजनीतिक क्षण दिए हैं। तो निश्चित तौर पर चीन ने भारत पर आरोप लगाया कि आप हमारे आंतरिक मामले में दखल अंदाजी देते हो, तो आप निश्चित तौर पर आपकी जो असमानता की नीति है, जो निरपेक्षता की नीति है, उसके खिलाफ आप जाते हो। तो पहली समस्या ये थी तिब्बत समस्या। दूसरी समस्या थी मैकमोहन रेखा, दूसरी जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दूसरी समस्या मैकमोहन रेखा, उसमें यह रेखा उत्तर पूर्व में भारत और चीन सीमा उत्तर और पूर्व मैकमोहन रेखा है। मैकमोहन रेखा पूछा जाता है मैकमोहन रेखा किन देशों के मध्य है? भारत और चीन के मध्य। आपको याद रखना है भारत और चीन के मध्य एक उत्तर और पूर्व में भारत को दो भाग और चीन को दो भागों में बांट दिए हैं। तो निश्चित तौर पर इसके बारे में इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम इसकी डिटेल से व्याख्या करेंगे, वो देखिए। तो मैकमोहन रेखा के बारे में हम ये कह सकते हैं कि यह रेखा उत्तर पूर्व में भारत और चीन सीमा का विभाजन करती है। उत्तर और पूर्व में भारत और चीन सीमा का विभाजन करती है। उत्तर और पूर्व में भारत को दो भागों में भारत और चीन के दो टुकड़े कर देती है। भारत अलग है, चीन अलग है। इसी प्रकार हम ये कह सकते हैं कि भारत ने इस रेखा को हमेशा ही कानूनी रेखा या मान्यता प्राप्त या वैध रेखा माना है, जबकि चीन इस रेखा को एक साम्राज्यवादी रेखा कहकर इसका विरोध करता है। तो हम ये कह सकते हैं चीन ने जो मैकमोहन रेखा भारत उत्तर और पूर्व में जो निर्धारित करती है उसको गैर कानूनी मानता है और उसको साम्राज्यवादी नीति कहकर उन्होंने चीन देश से कहता है कि भारत की जो नीति है साम्राज्यवादी नीति है, विस्तारवादी नीति है। इस वजह से इसको यह वैध नहीं है। यह एक प्राकृतिक रेखा है, क्योंकि यह उत्तर में तिब्बत के पठार, क्योंकि यह प्राकृतिक रेखा है। उत्तर में तिब्बत के पठार और दक्षिण में भारत की पर्वत श्रृंखला से निकलती है और दक्षिण में भारत की पर्वत श्रृंखला से निकलती है। तो निश्चित तौर पर चीन सरकार इसको अनुमोदित नहीं करती है। उत्तर में तिब्बत के पठार और दक्षिण में पर्वत श्रृंखला से निकलती है, इसलिए भारत चीन ये कहकर इसका विरोध करता है कि ये एक प्राकृतिक रेखा ना होकर एक अनुमोदित रेखा है। तो निश्चित तौर पर चीन सरकार इसका विरोध करती है और एक विरोध का कारण है। तो क्वेश्चन ये आता है मैकमोहन रेखा भारत के कितने भागों में आती है? उत्तर और पूर्व में दो भागों में आती है। भारत और चीन का सीमा का विभाजन करती है। तो उत्तर और पूर्व के भाग है, उसको इधर उत्तर में भारत है और पूर्व में चीन है। और साम्राज्यवादी रेखा इसे कहा है, तो मैकमोहन रेखा को कहा है। और साम्राज्य जो मैकमोहन रेखा किन देशों के मध्य है? भारत और चीन के मध्य है। इसी प्रकार अगली समस्या है लद्दाख। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। लद्दाख वाला जो क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है, उसमें जम्मू कश्मीर का जो लद्दाख का क्षेत्र है उसमें चीन जबरन अपना क्षेत्र बताता है और ये कहता है कि जम्मू कश्मीर हमारा अंग है। देखिए ये जम्मू कश्मीर का अंग है। लद्दाख सदा से जम्मू कश्मीर का अंग रहा है और अक्सर चीन कश्मीर के लद्दाख प्रांत का भाग है और जो अक्सर चीन है ये जम्मू कश्मीर का अंग है। जम्मू कश्मीर का अंग है और अक्सर जो चीन है, अक्सर चीन कश्मीर के लद्दाख प्रांत का भाग है। अक्सर चीन लद्दाख प्रांत जम्मू कश्मीर
का सेंटर है। तो निश्चित तौर पर हमेशा अक्षय चीन के बारे में ये विरोध करता है कि अक्षय चीन भारत में चीन के मध्य विवाद पसरा है। सन 1956 व 57 में 56 व 57 में चीन द्वारा अक्षय चीन क्षेत्र से निकलती एक सड़क का निर्माण किया। 56 और 57 में 1956 और 57 में अक्साई चीन ने एक सड़क का निर्माण किया। और कुछ दिनों पहले भारत और चीन के मध्य विवाद हुआ, उसमें भारतीय जो सेनाओं के द्वारा उसमें टकराव हुआ और ये कहा जाता है लगभग 60 सैनिक उसमें चीन के मारे गए और लगभग 32 सैनिक भारतीय मारे गए। और उसका यही था जो राउंड है का उसको भारत में भारत किया जा रहा था। ये उसमें कुछ ही समय में भारत लद्दाख वाले क्षेत्र में पहुंच जाएगा। और निश्चित तौर पर लद्दाख वाला जो अक्साई चीन है वो जम्मू कश्मीर का एक प्रांत है, जबकि चीन ये कहता है कि अक्साई चीन जो लद्दाख क्षेत्र वाला है वो चीन का है, तो एक प्रांत वाला है। इसी प्रकार हम ये कह सकते हैं भारत और चीन सीमा युद्ध 1962 तीसरा विवाद हुआ है भारत और चीन। भारत व चीन युद्ध 1962 जब भारत और चीन के मध्य युद्ध हुआ तो नेपा जो अरुणाचल प्रदेश का मेघमल रेखा को पार कर भारत में प्रवेश कर गया। नेपा जो अरुणाचल प्रदेश का अरुणाचल प्रदेश का एक विशिष्ट क्षेत्र है, उसको नेपा के नाम से संबोधित करते हैं। यह मेघमल रेखा को पार कर भारत में प्रवेश कर गया, कुछ क्षेत्रों को अपने अधिकार में ले लिया। इसके बाद चीन ने एक पक्षी विराम कर दिया। यह 1962 में हम ये कह सकते हैं 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया। जब आक्रमण किया तो अरुणाचल प्रदेश का जो नेपा वाला स्थान है उस पर चीन ने अपना अधिकार कर लिया और भारतीय सीमा पर जब उसे और भारतीय सीमा को लगभग 3000 वर्ग मीटर अपने भारतीय सीमा भारतीय भूभाग को अपने क्षेत्र में ले लिया। और एक तरफ से चीन ने विराम कर दिया, जबकि भारत उसका जवाब देता, लेकिन भारत उस समय इतने रूप से ताकतवर नहीं था, चीन का मुकाबला नहीं कर सकता था। तो निश्चित तौर पर आज भी अरुणाचल का जो नेपा वाला क्षेत्र है वो आज भी जम्मू चीन के अधीन ही है। तो हमें यही करना है कि हमें सुपर पावर बनकर अधिक से अधिक नेपा वाला क्षेत्र और जो अपने पड़ोसी राष्ट्र हैं जो अपनी बंधु संबंध स्थापित कर रखे हैं, ऐसी नीतियों का परित्याग कर देश को एक सर्वोच्च तौर पर पहुंचाना है। निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि ये तीन कारण भारत और चीन सीमा के विवाद के मध्य था। उसके बाद में हम ये कह सकते हैं भारत और चीन के मार्ग में आने वाली अन्य घटनाएं भी हैं। निश्चित तौर पर भारत शांतिपूर्ण से अस्तित्व पर बल देता है, पंचशील के सिद्धांत पर बल देता है, जबकि चीन माओवादी जो साम्राज्यवादी विस्तारवादी नीति है बंदूक की नोक के बल पर अपनी ताकत का इस्तेमाल करके ऐसी नीतियों का अनुसरण करता है। तो निश्चित तौर पर जाओ एंड लाइक और नेहरू के मध्य जो शांतिपूर्ण तरीके से 1954 और 55 में जो बांडुंग सम्मेलन में जो समझौते हुए उन शर्तों की अवहेलना करती है। इसी प्रकार हम ये कह सकते हैं एशिया दूसरा कारण वादा ये भी है कि एकमात्र भारतीय एशिया में भारत एक ऐसा देश चीन के टक्कर दे सकता है जनसंख्या के मामले में और महाशक्ति के रूप में। तो ये चीन को ये हमेशा ये परेशानी रही है कि भारत कभी भी आगे ना बढ़े। जब भारत आगे बढ़ जाएगा तो चीन के अधीनस्थ जो भी समस्याएं हैं और चीन के टक्कर दे पाएगा। तो निश्चित तौर पर
चीन ये नहीं चाहता कि भारत आगे बढ़े। इसी प्रकार सूचना क्रांति के क्षेत्र में भी भारत को बहुत ही ख्याति प्राप्त मिल चुकी है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब बात की गई मैत्रीपूर्ण में उसका जो भूक्षेत्र है जाकर परमाणु अस्त्र शस्त्र है और भारत का जो चीन प्रतिद्वंदी है तो चीन ये पसंद नहीं करता है। हम इसका तौर पर ये कह सकते हैं कि हम 1962 में जब भारत और चीन के मध्य हुआ, ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम उस समय सक्षम नहीं थे, लेकिन आज हम सक्षम हैं। अब अगला भारत चीन के बाद में अगला टॉपिक है भारत और बांग्लादेश के मध्य संबंध और विवाद और निम्न प्रकार से वो देखें। भारत और बांग्लादेश के मध्य संबंध के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं जब भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ वो 3 दिसंबर 1971 में हुआ। उस समय भारत के लेफ्टिनेंट ये कह सकते हैं जो सेनापति थे लेफ्टिनेंट जनरल जगदीश सिंह अरोड़ा और पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी, तो नियाजी ने लेफ्टिनेंट अरोड़ा के मध्य आत्मसमर्पण कर दिया। जैसे ही आत्मसमर्पण कर किया 1971 दिसंबर 1971 में, तो जिसको पूर्वी बांग्लादेश है, अब पूर्वी पाकिस्तान है, पहले पूर्वी पाकिस्तान था, पूर्वी पाक था, अब बांग्लादेश है। 6 दिसंबर 1971 में वो स्वतंत्र हो गए। तो निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि भारत की बांग्लादेश को आजाद कराने में महत्वपूर्ण भागीदारी रही है और राजनीतिक कूटनीतिक संबंध रहे हैं। इसी प्रकार हम ये कह सकते हैं कि स्वतंत्र भारत स्वतंत्र बांग्लादेश के निर्माण के समय से लेकर, यानी कि जब बांग्लादेश 6 दिसंबर 1971 में स्वतंत्र हुआ तब से लेकर 1975 तक 1975 तक भारत के और बांग्लादेश के संबंध बहुत ही घनिष्ठ थे। अंतर्राष्ट्रीय समस्या के प्रति दोनों के दृष्टिकोण समान थे। दोनों ही देश धर्मनिरपेक्षता और पंचशील व निरपेक्ष नीति में विश्वास रखते थे। दोनों देश हिंद महासागर में शांति का भाईचारे को बनाना चाहते थे। निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि धर्मनिरपेक्षता जिस प्रकार से भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है, उसी प्रकार बांग्लादेश में भी सबको समान माना जाता था। बांग्लादेश का भी कोई राजकीय धर्म नहीं है। पंचशीलता के सिद्धांत के मध्य जो चीन और भारत के मध्य पंचशीलता के सिद्धांत के अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो सिद्धांत स्थापित किए थे, उनके समदर्शी भारत और बांग्लादेश के संबंध भारत भी बांग्लादेश के सिद्धांतों के अनुकूल ही रहेगा। निरपेक्षता की नीति जिसको अपन असलमता की नीति के नाम से भी संबोधित करते हैं कि भारत किसी ग्रुप में शामिल नहीं होगा। भारत की अपनी एक नीति रहेगी और उस नीति में ना तो भारत किसी के दूसरे के आंतरिक बाहरी मामलों में दखलंदाजी देगा, ना आंतरिक मामलों में दखलंदाजी स्वीकार करेगा। इसी प्रकार बांग्लादेश की भी यही नीति थी। ना तो बांग्लादेश की अपनी स्वतंत्र नीति रहेगी, ना तो बांग्लादेश किसी के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी देगा, ना बाहरी मामलों में दखलंदाजी देगा, ना आंतरिक मामलों में दखलंदाजी स्वीकार करेगा। और जो महासागर है वहाँ पर शांति वाला क्षेत्र स्थापित करेगा। और निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि शेख मुजीब और भारत के मध्य 3 समझौते हुए और वो काफी मजबूत महत्वपूर्ण संबंधों को स्थापित करते हैं। मार्च 1972 मार्च 1972 में इसके सिरछोड़ दे सकते हो। 19 मार्च अच्छे संबंध थे। आजाद बांग्लादेश के बाद बांग्लादेश के बाद में मैत्री संधि हुई। वो मैत्री संधि थी 19 मार्च 1982 मैत्री संधि
मैत्री संधि 19 मार्च 1972 और उसमें ये कहा गया कि दोनों प्रधानमंत्री संयुक्त घोषणा पत्र करें, उनके आचार विचार आदर्श सब एक होंगे और उद्देश्य भी एक होंगे और संयुक्त राष्ट्र में बांग्लादेश की सदस्यता निश्चित करेगा। भारत देश ने बांग्लादेश को यह आश्वासन दिया कि यूएन और संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी सदस्य बनाने की पुरजोर कोशिश करेंगे। इसी प्रकार उन्होंने यह आश्वासन दिया कि हिंद महासागर को महाशक्तियों की प्रतिद्वंद्विता से जो महाशक्तियां सुपर पावर है उनसे मुक्त रखेंगे। और ये जो संधि थी 19 मार्च 1972 में ये 25 वर्ष के दौरान निर्धारित की गई और इसको पुनः संशोधन किया जाएगा। और निश्चित तौर पर उन्होंने जो आश्वासन थे उसमें ये संयुक्त नदी आयोग करने का भी निश्चय किया और मैत्री एवं शांति संधि की अवधि 25 वर्ष निश्चित की गई है। तो हम ये कह सकते हैं मैत्री संधि 19 मार्च 1972 को भी 25 वर्ष की अवधि के लिए हुई। ये हिंद महासागर में शांति भाईचारे की भावना के बनाए रखने के लिए की गई और उसमें यह भी बताया गया कि भारत बांग्लादेश की सदस्यता की मांग करेगा। इसी प्रकार कोई भी महाशक्ति यहाँ पर आकर अतिक्रमण करती है तो इसका विरोध करेगा और उनके जो आचार आदर्श लक्ष्य ये सब एक समान होंगे। उसी प्रकार व्यापार समझौता हुआ, दूसरा था व्यापार समझौता भारत और बांग्लादेश के आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए 25 करोड़ रुपए मूल्य का सामान्य सेवाएं प्रदान करने का वचन दिया। 25 करोड़ रुपए का सामान और अन्य सेवाएं देने का वादा किया। और इस प्रकार भारत ने बांग्लादेश को 50 लाख पाउंड विदेशी मुद्रा का ऋण देने का भी निश्चय किया गया और 50 लाख पाउंड 25 करोड़ का सामान और 50 लाख पाउंड ऋण देने का वादा किया और उन्होंने दिया भी। इसी प्रकार हम ये कह सकते हैं भारत और बांग्लादेश के संबंध बहुत ही अच्छे रहे। इसी प्रकार सांस्कृतिक समझौता हुआ। सांस्कृतिक समझौता 30 सितंबर 1972 को हुआ। तीसरा समझौता देखिए सांस्कृतिक समझौता 30 सितंबर 1972 को दोनों देशों के मध्य 30 सितंबर 1972 दोनों देशों के मध्य संस्कृति का आदान प्रदान और निश्चित तौर पर वहाँ की संस्कृति को सुधार करने के लिए इस प्रकार शेख मुजीब के कार्यकाल में भारत और बांग्लादेश के संबंध बहुत ही अच्छे रहे। शेख मुजीब वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे स्वतंत्र बांग्लादेश से 1973 से लेकर 1975 तक भारत और शेख मुजीब भारत और बांग्लादेश के संबंध बहुत ही मधुरतापूर्ण रहे। उनकी नीतियाँ, उनकी शासन, उनकी योजनाएं एक समान थी। उन्होंने दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखना, पंचशील के सिद्धांतों को लागू करना, समानता और भाईचारे की भावना को बनाए रखना। इसी प्रकार हम ये कह सकते हैं शेख मुजीब के बाद बांग्लादेश के संबंधों में थोड़ी कड़वाहट आई, लेकिन कुछ हद तक बांग्लादेश में मई 1981 तक का शासन, मई 1981 की हत्या कर दी गई। उसके बाद सशस्त्र क्रांति दौरान लेफ्टिनेंट जनरल HM इशरात ने सत्ता संभाली। उसके बाद में हम ये कह सकते हैं कि 75 के बाद में जब लेफ्टिनेंट जनरल HM इशरात ने सत्ता संभाली उस समय भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद के कारण उभर कर सामने आए। विवाद के कारण कौन से हैं? सबसे पहला बात बांग्लादेश के मध्य विवाद के कारण फर्क का समस्या, दूसरी समस्या थी अल्पसंख्यकों की समस्या, तीसरी समस्या थी मौर्य नदी विवाद, नमूर द्वीप विवाद और चकमा शरणार्थी की समस्या। इनका अपन विस्तार से वर्णन करेंगे।
तो भारत और बांग्लादेश के संबंध अच्छे हैं, अच्छे थे। और 1971 से 1975 तक शेख मुजीब और भारतीय जो प्रधानमंत्री थे बहुत ही प्रकार के संबंध थे, लेकिन विवाद के कारण ये थे कि एक तो कर्ज का समस्या था, अल्पसंख्यकों की समस्या थी, दूसरा था मौर्य नदी सीमा विवाद, और चौथा था नागपुर विवाद, और पांचवा चकमा संग्राम की समस्या। तो निश्चित तौर पर कर्ज का समस्या ये गंगा नदी के जल के बंटवारे से संबंधित है। जब गंगा नदी का जल का बंटवारा किस प्रकार से किया जाए, तो ये समस्या 3 पॉइंट भारत के पास थे, 1 पॉइंट बांग्लादेश के पास था। तो उन्होंने ये सोचा, उनके मन में ये भावना आई कि निश्चित कभी भी भारत बांग्लादेश का 3 पॉइंट बंद करके यहाँ पर समस्या ला सकता है, या फिर 3 पॉइंट खोलकर यहाँ पर बाढ़ की स्थिति ला सकता है। तो उस समय 1996 में 1996 में 1996 में शेख हसीना की जो प्रधानमंत्री महोदया थी, और भारत के प्रधानमंत्री एस.डी. देवेगौड़ा साहब, उनके मध्य 30 वर्षीय एक संधि हुई। 30 वर्षीय एक समझौता हुआ, और उसमें यह कहा गया कि इसका पुनरावलोकन 5 वर्ष के बाद में कर सकते हैं। 5 वर्ष बाद पुनरावलोकन, लेकिन इमरजेंसी में 2 वर्ष बाद में भी इसका पुनरावलोकन कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर शेख हसीना और एस.डी. देवेगौड़ा साहब के मध्य 30 वर्ष की संधि हुई। 5 वर्ष के बाद में पुनरावलोकन, फिर अगर इमरजेंसी की आपात ऐसी कोई विकट परिस्थितियाँ, विशेष परिस्थितियाँ में 2 वर्ष बाद में उसमें फेरबदल कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर भारत का समस्या यही थी, गंगा नदी के जल के बंटवारे की समस्या, और अब तक बनी हुई है। उसी प्रकार हम ये कह सकते हैं अल्पसंख्यकों की समस्या बांग्लादेश में के हिंदू और जो बिहारी मुसलमान है, बांग्लादेश में हिंदू और बिहारी मुसलमान है, वो आज भी बांग्लादेश में सेफ नहीं है, और बांग्लादेश में वहाँ पर उनको अनावश्यक परेशान करते हैं। तो निश्चित तौर पर वो चोरी छिपे भारत में घुसपैठ कर जाते हैं, घुस जाते हैं, और भारत में जो समस्या है शरणार्थी की उसको बढ़ा देते हैं। तो भारत हमेशा उनका पक्ष लेता है, और ये कहता है कि आप जो विशेष अल्पसंख्यक हिंदू है और जो बिहारी लोग हैं उनको आप सुविधाएं दें, और ये मिजोरम, त्रिपुरा, बांग्लादेश की जो बाकी जो व्यवस्था है वहाँ पर व्यवस्था के खिलाफ खिलवाड़ करते हैं, व्यवस्थाएं वहाँ पर गड़बड़ा जाती हैं। तो वो ये कहते हैं कि ये अवैध प्रवास हो रहा है, उसको आप रोकें। और निश्चित तौर पर अल्पसंख्यकों की समस्या भी भारत को बांग्लादेश और भारत के मध्य विवाद काट रहा है। उसी प्रकार हम ये कह सकते हैं मौर्य नदी सीमा विवाद, बांग्लादेश मौर्य नदी पानी के मध्य रेखा, मौर्य नदी का जो पानी है भारत और बांग्लादेश के मध्य रेखा विभाजित करती है। और उसमें ये कहा गया है कि सन 1949 में इस सीमा का उल्लंघन 1979 में 1949 में बांग्लादेश इस मौर्य नदी सीमा का विवाद कर बांग्लादेशी लोग में प्रवेश कर गए और भारतीय किसानों पर अंदर गोलियां चलाए। इसे भी एक विवाद का कारण रहा है। ये स्थान भारत में त्रिपुरा राज्य बेलोनिया डिस्ट्रिक्ट के पास मौर्य नदी के भारतीय तट पर है। ये त्रिपुरा वाला जो नामरूप द्वीप विवाद है उसके आसपास है। तो ये एक समस्या का कारण बना हुआ। उसी प्रकार हम ये कह सकते हैं नामरूप द्वीप विवाद बंगाली खाड़ी में उग्रावत द्वीप है। इसका क्षेत्र केवल 12 वर्ग किलोमीटर है। उग्रावत द्वीप है, ये इसका क्षेत्र कितना है? मात्र 12 किलोमीटर। और जब 12 किलोमीटर है
ये द्वीप भारतीय सीमा में है, लेकिन बांग्लादेश इस पर अपना दावा करता है और 1951 बांग्लादेश ने इसको अपना कब्जा करने में विफल प्रयास किया और वर्तमान में ये भारत के अधिकार में है। तो निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं नामू द्वीप ये उभरा द्वीप है जिसके चारों ओर जलो और ये मध्य भारत में 1981 में बांग्लादेश का अधिकार करना चाहा, लेकिन भारतीय सेनाओं ने उसको विफल कर दिया। तो ये एक विवाद का कारण है। इसी प्रकार हम ये कह सकते हैं चकमा शरणार्थी की वर्तमान में बहुत ही बड़ी समस्या है। ये चोरी छिपे भारत के त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और जो पूर्वी भारत है वहाँ पर चोरी छिपे अनाप शनाप बांग्लादेशी शरणार्थी आ जाते हैं और भारत में जो व्यवस्था है उसको व्यवस्थाओं को गड़बड़ कर देते हैं, संतुलन भारतीय संतुलन को डगमगा देते हैं और ये समस्या एक गंभीर रूप ले चुकी है। निश्चित तौर पर ये चकमा शरणार्थियों की समस्या भी अवैध रूप से भारतीयों में एक गंभीर समस्या है जो विवाद का कारण है। उसी प्रकार हम ये कहते हैं 3 बीघा गलियारा बांग्लादेश 3 बीघा गलियारा ये काफी इम्पोर्टेंट है। इसमें ये कहा गया एक छोटा सा एकड़ भूमि का बनाया 3 बीघा गलियारा जिले के पड़ता है धागरा मंगलपुर रामपुर में आने जाने के लिए 3 बीघा भारतीय प्रदेश में निकलना होता है। भारत में 3 बीघा 76 कट्टे बांग्लादेश को देने का समझौता किया। जो 3 बीघा गलियारा है ये 3 क्षेत्र है रंगोर उन तीनों को, लेकिन भारत ने सोचा कि ये बांग्लादेश को दे दे और दे भी दिया, लेकिन फिर भी ये विवाद का कारण रहा। इसी प्रकार हम यह कह सकते हैं बार बार बांग्लादेश के मध्य संबंध हुए, अच्छे संबंध रहे, लेकिन 75 से 81 के बाद में बहुत ही नाजुक मोड़ आए। लेकिन 82 से 2005 में भारत और बांग्लादेश के अच्छे संबंध रहे, लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र नहर बनाने के प्रसंग में बांग्लादेश नेपाल के साथ संबंध जोड़ना चाहता था, लेकिन भारत इसका विरोध करता है। इसी प्रकार बांग्लादेश सीमा 3200 किलोमीटर लंबी है। सीमा में बांग्लादेश से आने वाले शरणार्थी अवैध रूप से प्रवेश करते हैं और असम आंदोलन में बांग्लादेश से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो निश्चित तौर पर चकमा शरणार्थी समस्या और उसका बांग्लादेशी लोग उसका सहयोग नहीं करते हैं। इसी प्रकार हम ये कह सकते हैं बांग्लादेश में आने वाले शरणार्थियों का क्रम यथावत रहा तो निश्चित तौर पर भारत की जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद का कारण यही रहा है। आज क्लास यहाँ पर समाप्त होती है।